आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है नेचर्स ट्रेजर्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट्स और सन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम ये जानेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और हमारे जीवन में हम उन्हें कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और हम कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नेचर ने हमें बहुत सारे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं जिनका इस्तेमाल हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट्स, एनर्जी फ्रॉम द सन एटसेट्रा, ये सभी न सिर्फ हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि इस प्लैनेट पर रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और उनके वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इस प्रक्रिया में एयर में मौजूद ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज कर देते हैं। एयर में मौजूद ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बात का अनुमान हम ऐसे लगा सकते हैं कि हम एक दो दिन फूड और वाटर के बिना तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना केवल कुछ मिनट ही सरवाइव कर सकेंगे। तो इस दृष्टि से एयर हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। जब एयर मूव कर रही होती है तो ऐसी एयर को हम विंड कहते हैं। कभी-कभी तो एयर बहुत तेज गति से मूव करती है। ऐसा तब होता है जब तूफान आता है, और कभी-कभी एयर काफ़ी धीमी गति से मूव करती है। एयर के मूवमेंट का अनुमान हम पेड़ के पत्तों को हिलता हुआ देखकर लगाते हैं। विंड्स का इस्तेमाल करके हम विंडमिल्स को रन करते हैं और फिर इन रनिंग विंडमिल्स की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम अपने बहुत सारे टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जैसे कि लाइटिंग, फैंस को चलाना, एटसेट्रा। तो इस दृष्टि से भी एयर हमारे लिए एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एयर गैसेस का एक मिक्सचर होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा गैसेस मिक्स्ड होती हैं। एयर में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और रिमेनिंग 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दूसरी गैसेस मिक्स्ड होती हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि यदि हम 100 ml ऑफ एयर लें तो उसमें 78 ml नाइट्रोजन होगा, 21 ml ऑक्सीजन होगा, और रिमेनिंग 1 ml में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसेस मिक्स्ड होती हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर 100 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस को रिप्रेजेंट किया गया है। ये 100 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस एयर के 100 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से 78 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस को ब्लू कलर से शेड किया गया है, स्काई ब्लू कलर से शेड किया गया है। ये 78 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस जो कि ब्लू कलर के हैं, ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा 21 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस को रेड कलर से शेड किया गया है। ये 21 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिमेनिंग जो बचा हुआ एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स है, इसको पिंक कलर से शेड किया गया है। यह स्मॉल स्क्वायर बॉक्स जो कि पिंक कलर से शेडेड है, यह एयर के 1% को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा गैसेस मिक्स्ड होती हैं। तो हम परसेंटेज को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हम एयर का 100 पार्ट्स लें तो उसमें से 78 पार्ट नाइट्रोजन कवर करेगा, 21 पार्ट ऑक्सीजन कवर करेगा, और रिमेनिंग 1 पार्ट में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दूसरी गैसेस होती हैं। एयर के अलावा नेचर ने हमें एक दूसरा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स दिया है जिसे हम वाटर कहते हैं। वाटर का इस्तेमाल हम ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, फार्मिंग एटसेट्रा कामों के लिए करते हैं। अर्थ के सरफेस का करीब 2/3 यानी कि 66% वाटर के द्वारा कवर्ड होता है। यह वाटर हमें ओशियन और सी में दिखाई पड़ता है।
ओशियन और सी में दिखाई पड़ने वाला वाटर सेलाइन यानी कि सॉल्टी होता है। इसीलिए ओशियन और सी में मिलने वाले वाटर का इस्तेमाल हम ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, फार्मिंग और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए नहीं कर सकते। इनके लिए हमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। अर्थ के सरफेस पर फ्रेश वाटर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिलता है। फ्रेश वाटर के सोर्सेज का केवल कुछ परसेंटेज ही ह्यूमंस के द्वारा इजीली एक्सेसिबल होता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर फ्रेश वाटर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम फ्रेश वाटर सोर्सेज को पॉल्यूट ना करें और वाटर को कंजर्व करें। आज के समय में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। ह्यूमंस गार्बेज को फ्रेश वाटर सोर्सेज में डंप कर देते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी फ्रेश वाटर सोर्सेज में डंप कर देते हैं। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज होता है और ऐसा वाटर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड अमाउंट में अर्थ पर प्रेजेंट होता है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम वाटर पोल्यूशन कॉज ना करें, यानी कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज में प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट एटसेट्रा, गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एटसेट्रा को डंप ना करें और साथ ही साथ हम वाटर को कंजर्व भी करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जब बारिश होती है तो छत पर जो पानी कलेक्ट होता है उसको हम पाइप्स के द्वारा चैनलाइज करके एक टैंक में स्टोर कर देते हैं और बाद में इस रेन वाटर का इस्तेमाल हम दूसरे कामों के लिए करते हैं। वाटर को कंजर्व करने के का एक दूसरा तरीका यह भी है कि हम वाटर को रिसाइकल करें। जैसे कि जब हम हाथ धोते हैं या फिर जब हम स्नान करते हैं तो उस पानी को कलेक्ट करके हम बाद में टॉयलेट में फ्लश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वाटर को रिसाइकल करके भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी नेचुरल रिसोर्सेज में से जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है वो है एनर्जी फ्रॉम द सन। अर्थ के सरफेस पर रहने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सन से ही हीट और लाइट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है। जब एनिमल्स प्लांट्स को या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है। ह्यूमंस सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके सनलाइट की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हम सोलर कुकर्स का इस्तेमाल करके सन से मिलने वाली हीट को यूज़ करके फूड को कुक करते हैं। इसी तरह से हम सोलर हीटर्स का इस्तेमाल करके सन से मिलने वाली हीट से हम वाटर को हीट करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सनलाइट का इस्तेमाल करके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। जब एनिमल्स और ह्यूमंस प्लांट्स को या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो इससे उन्हें एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि सन से एनर्जी पहले प्लांट्स में फ्लो होती है और जब एनिमल्स और ह्यूमंस इन प्लांट्स का या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है। इस तरह से एनिमल्स और ह्यूमंस को भी इनडायरेक्टली सन से ही एनर्जी मिलती है। फॉरेस्ट्स के रूप में नेचर ने हमें एक और नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड किया है। फॉरेस्ट्स में बहुत तरह के हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स और ट्रीज होते हैं। ये सभी हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स और ट्रीज दूसरे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। साथ ही साथ फॉरेस्ट्स में मौजूद प्लांट्स और ट्रीज एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को फूड भी प्रोवाइड करते हैं। जब ये प्लांट्स और ट्रीज सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो इस प्रोसेस में ये एयर में फ्रेश ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम सांस लेने में करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट्स में मौजूद प्लांट्स और ट्रीज सोयल को होल्ड करके सोयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आज के समय में ह्यूमंस अपने थोड़े से फायदे के लिए फॉरेस्ट्स को कंटिन्यूअसली काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बड़े लेवल पर यह जागरूकता फैलाएं कि फॉरेस्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हम फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय ना करें। 1970s के दौरान
फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि लोकल महिलाओं ने पेड़ों को चारों तरफ से घेर करके उन्हें कटने से बचाया था। सोयल, रॉक्स और मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सोयल की सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सोयल रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस यानी कि टूटने की प्रक्रिया से फॉर्म होता है। इस प्रक्रिया में हजारों साल का समय लगता है। रॉक्स की सहायता से हम बिल्डिंग्स, डैम्स और रोड्स का निर्माण करते हैं। रॉक्स मिनरल से बने होते हैं और मिनरल से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड और कॉपर मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के डेड रिमेन्स से मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म होते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स डेड होकर के जमीन के अंदर बरी हो जाते हैं, तब मिलियंस ऑफ ईयर्स में यानी कि लाखों सालों में ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल हम व्हीकल्स में करते हैं। नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम कुक के लिए करते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस को सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में हम व्हीकल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। आज के समय में ह्यूमंस फॉसिल फ्यूल्स को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर पॉल्यूशन कॉज हो रही है। साथ ही साथ हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। यदि हम इतनी ही तेज़ी से फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं कि फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, व्हीकल्स को रन करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स बिल्कुल भी नहीं मिले। तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को जुडिशियसली यूज़ करें, ताकि इससे हमारी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके और एयर पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस हो सके। साथ ही साथ हमारी आगे आने वाले जनरेशन को भी व्हीकल्स को रन करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स मिल सके। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जिन्हें नेचर नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में रीस्टोर और रिप्लेनिश कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जंगल में मौजूद पेड़ों को काटते हैं और लेटस से कि हम उन्हें वैसा ही छोड़ दें, तो हम यह देखेंगे कि 10-20 साल के बाद वहाँ पर फिर से पेड़ ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से नेचर फॉरेस्ट्स को कुछ समय के बाद, जो कि रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके बाद फिर से रीग्रो करके रीस्टोर कर देती है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हैं एयर और वाटर। इसके विपरीत नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें नेचर एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में रीस्टोर या रिप्लेनिश नहीं कर सकती। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। हम जानते हैं कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। इसीलिए यदि ये एक बार ख़त्म हो जाएं तो हमारे पूरे जीवन में हमें ये दोबारा नहीं मिलेंगे। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत किफ़ायत से इस्तेमाल करें, ताकि ये रिसोर्सेज हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बची रहें। यदि हम यह चाहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का लाभ ना सिर्फ हमें मिले, बल्कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को भी इसका लाभ मिल सके, तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत किफ़ायत से इस्तेमाल करें। हम जानते हैं कि अर्थ पर फ्रेश वाटर के सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम वाटर को कंजर्व करें और फ्रेश वाटर के सोर्सेज को पोल्यूट ना करें। हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी कंजर्व करना चाहिए। जब हम ट्रैवल करते हैं तो यह ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और यदि हमें आसपास में ही जाना है तो हम साइकिलिंग के द्वारा भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसा करके हम प्रेशियस फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकेंगे। हमें अधिक से अधिक ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल सकेगी और हमें खाने के लिए फ्रूट्स भी मिल सकेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि हम रिसोर्सेज को रीयूज़ करें और रिसाइकल करें। तो इस चैप्टर में हमने यह जाना कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट्स और सन से मिलने वाली एनर्जी के इम्पोर्टेंस को समझा। हमने यह जाना कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंसेस को समझा। हमने यह भी जाना कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और यह क्यों ज़रूरी है कि हम इनका वाइसली और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। थैंक यू वेरी